देखो आज क्लस्टरिंग करेंगे, उसको बोलते हैं विंडोज क्लस्टर सर्विस या फेल ओवर क्लस्टरिंग या विंडोज क्लस्टर सर्विस। तो देखो क्या होती है, पहले समझा देता हूँ क्या होती है। आवाज आ रही है सबको? आ रही है मामा जी। आ रही है भैया। देखो अभी देखो हम करेंगे विंडोज क्लस्टर सर्विस। तो उसको हम विंडोज क्लस्टर सर्विस भी बोलते हैं या फेल ओवर क्लस्टरिंग भी बोल सकते हैं। तो इसका मेन पर्पस क्या होता है, जैसे जो कोई भी सर्विस चलती है किसी न किसी सर्वर पे चलती है। जैसे अभी हमारे कोई वेबसाइट है, तो हमारे पास एक कंप्यूटर है, उस पे हमारी कोई भी वेबसाइट चल रही है। उस वेबसाइट का नाम है google.com। तो अब इस वेबसाइट में निक कार्ड अटैच होता है, और डिस्क अटैच होती हैं जिसमें डेटा रहता है, और इस सर्वर पे पावर केबल भी कनेक्ट होती है। तो इसमें बहुत सारे रिसोर्सेज होते हैं, कंपोनेंट्स होते हैं या डिवाइसेस होते हैं। इस पे हमारी वेबसाइट चल रही है google.com, और जो यूजर हैं वो हमारे यूजर हैं। कोई यूजर दिल्ली में, कोई यूएस में, कोई यूरोप में है, कोई अफ्रीका में है। तो वो सारे यूजर्स अपने अपने सिस्टम से एक्सेस करते हैं, वो अपने अपने सिस्टम से एक्सेस करेंगे वेबसाइट्स को। तो अब क्या हुआ, इस सर्वर पे जैसे ये आपका निक कार्ड था ऊपर वाला, ये आपका निक कार्ड है। निक कार्ड मैंने बताया था क्या होता है, नेटवर्क इंटरफेस कार्ड, जिसको लैन कार्ड भी बोलते हैं। ये आपकी पावर थी, और ये आपकी हार्ड डिस्क थी। तो अभी क्या है, अभी हम प्रैक्टिस करते हैं, तो प्रैक्टिस करने के लिए क्या करते हैं, हम अपने सर्वर पे हार्ड डिस्क अटैच कर लेते हैं। तो हमारा छोटा सर्वर है, तो हमने क्या किया, उसमें हमने सिर्फ टोटल डिस्क कितनी ऐड करी थी, 20 GB। देखो टोटल साइज है इसका, कैपेसिटी 24.9 गिग, यहाँ पे 24.9 गिग। ये कमांड प्रॉम्प्ट से भी आप देख सकते हो डिस्क का साइज वगैरह। कमांड होती है डिस्क पार्ट, आपको एक्सटेंड करके दिखाई थी मैंने, वहां पे देख सकते हो लिस्ट डिस्क। तो यहाँ पे दिख जाएगा, इसमें दो डिस्क है, 25 GB की है डिस्क, वन है ऑनलाइन 5120 MB की है। तो ये डिस्क वन कौन सी है, उसको आप कंप्यूटर मैनेजमेंट से देख सकते हो। डिस्क मैनेजमेंट से भी देख सकते हो। ये डिस्क ऐड करी थी परचेज की, तो दो डिस्क है, डिस्क वन टू। तो ये हमारे छोटे छोटे सर्वर्स हैं, हम सिर्फ ट्रेनिंग पर्पज या पढ़ाई के पर्पज से यूज करते हैं, तो थोड़ी थोड़ी डिस्क होती हैं। लेकिन जो कंपनी के डिस्क सर्वर होते हैं जिसपे एप्लीकेशन चलते हैं, बहुत सारा डेटा होता है उसमें, तो उसके लिए उनको बहुत बड़ी बड़ी डिस्क की जरूरत होती है। जैसे 2 TB, 5 TB, 10 TB। ठीक है, तो 10 TB, जैसे 2 TB की 10 डिस्क है।
अभी क्या हमारे पास 20 GB हमारा प्रैक्टिकल हो जाएगा, पढ़ाई हो जाएगी, बस बात खत्म। लेकिन उनको 2-2, 4-4, 10-10 TB की डिस्क जो है वो कनेक्ट होती है। एक टीबी कितने का बनता है? 1024 GB का। 1024 GB का 1 TB बनता है। तो उनके 2 TB से लेकर 10 TB तक की डिस्क होती है, क्योंकि बहुत सारा डेटा होता है। तो इतनी सारी डिस्क सर्वर में लोकल तो होती नहीं है, तो वो कहाँ से लेते हैं उन डिस्क को? स्टोरेज से। स्टोरेज क्या होता है? एक अलग से डिस्क का पूल होता है बहुत सारा, तो उसमें से जिस सर्वर को जितनी डिस्क चाहिए, केबल कनेक्ट करके उसको उसमें से डिस्क दे देते हैं। तो देखो मैं थोड़ा सा एग्जांपल दे देता हूँ, स्टोरेज से सर्वर को कैसे डिस्क मिलती है। तो उसको हम सैन बोलते हैं, सैन। सैन, स्टोरेज एरिया नेटवर्क। क्या बोलते हैं उसको? स्टोरेज एरिया नेटवर्क। तो क्या रहता है? अब देखो हमें थोड़ी थोड़ी डिस्क की जरूरत पड़ती है, 10 GB, 20, 50, 100, 200, 300। तो हम क्या करते हैं, अपने उसमें एक वर्चुअल डिस्क बना लेते हैं अपने VM पे और उसको ऐड कर देते हैं। लेकिन जब डिस्क का साइज बहुत ज्यादा होता है, तो हमें उसकी परफॉर्मेंस से रिलेटेड प्रॉब्लम्स होती है। परफॉर्मेंस मतलब जब उसमें रीड करेंगे या उसमें राइट करेंगे कोई डेटा, तो स्लो हो जाएगा। तो इसलिए उसको, उस प्रॉब्लम को हटाने के लिए हम दूसरा स्टोरेज मीडियम यूज करते हैं, उसको बोलते हैं सैन, स्टोरेज एरिया नेटवर्क। सैन क्या होता है? देखो ये होता है सैन। ये डिस्क एरे होते हैं। डिस्क एरे क्या होते हैं? मैंने जैसे बताया था, बहुत सारी डिस्क को एक साथ मिला लेते हैं। जैसे उन्होंने बहुत सारी डिस्क को एक साथ मिला लिया, तो यहाँ पे डिस्क एरे बन गए। जब डिस्क होती हैं, तो जैसे उन्होंने क्या किया, उस स्टोरेज में डिस्क ही डिस्क होती है। तो जैसे उन्होंने सपोज करो 2-2 TB की, उन्होंने क्या करेंगे, वो 500 डिस्क लगा लेंगे। तो उनके उनके पास बहुत सारा स्टोरेज बन जाएगा। फिर उस स्टोरेज में से वो थोड़ा थोड़ा जिस सर्वर को जितना चाहिए दे देंगे। इसको 2 TB चाहिए, इसको दे दिया। इसको 2 TB चाहिए, इसको दे दिया। इसको 2 TB चाहिए, इसको दे दिया। 10 चाहिए, 10 दे दिया। ऐसे इनको बांटते रहते हैं यहाँ से। तो इसके पास बहुत सारा स्टोरेज वॉल्यूम बन जाता है, और उस वॉल्यूम में से थोड़ा थोड़ा काट काट के इसको देते रहते हैं इन सर्वर को, जितना जिसको चाहिए। यहाँ से काटा दे दिया, यहाँ से काटा दे दिया। काटने का मतलब उसको उतना एलोकेट कर देते हैं। जैसे हमने विंडोज में डिस्क, जैसे देखो विंडोज में हमने डिस्क के श्रिंक किया था ना, डिस्क के पार्टीशन किए थे। जैसे यहाँ पे ये हमारे पास 25 GB है ये, तो इसमें 16 GB फ्री है, 16 GB। तो जैसे उनके पास क्या होता है, हमारे पास तो 25 GB है। उनके पास पास क्या होता है, जैसे 400 TB या 500 TB, बहुत सारा स्पेस होता है, टेराबाइट। तो उसमें से सपोज करो ये बहुत सारा टेराबाइट है, उसमें से क्या करते हैं, वो श्रिंक कर देते हैं। श्रिंक मतलब छोटा सा वॉल्यूम बना दिया, और उस वॉल्यूम को किसी एक सर्वर को वो एलोकेट कर देते हैं इनमें से। तो अब स्टोरेज, स्टोरेज एडमिनिस्ट्रेटर की अपनी अलग एक प्रोफाइल होती है। ठीक है, ये नहीं है कि सब कुछ इसी में पढ़ोगे, क्योंकि स्टोरेज का अलग एडमिनिस्ट्रेटर होता है, उसके लिए अलग से पढ़ाई होती है, अलग से सर्टिफिकेशन होते हैं। लेकिन आपके लिए समझना बहुत जरूरी है स्टोरेज क्या होता है। सैन, सैन क्या होता है, एक बहुत बड़ा डिस्क का पूल होता है, उसमें से फिर बहुत बड़ा वॉल्यूम बनता है। उस वॉल्यूम में से फिर वो अपने क्लाइंट्स को बांटते हैं। किसी को 200 GB चाहिए, किसी को 2 TB, किसी को 10 TB चाहिए, तो एलोकेट करते रहते हैं यहाँ पे। फिजिकल कनेक्टिविटी के लिए लैन पोर्ट होता है। और ये फिजिकल कनेक्टिविटी होती है। और वो फिजिकल कनेक्टिविटी कैसे होती है, ध्यान से सुन लेना। बीच में जो स्टोरेज होता है, उस स्टोरेज से एक सैन स्विच कनेक्ट होता है, ये वाला।
ये क्या आपके होते हैं, ये बहुत सारे डिस्क एरे होते हैं। सपोज करो यहाँ पे आपका आ गया 500 टीबी, टेराबाइट। तो यहाँ से इस स्टोरेज से, और ये जो होता है ये इनको कंट्रोल करता है डिस्क को, मतलब किस सर्वर को कितनी देनी है, तो ये कंट्रोलर होता है। उसके बाद ये होते हैं सेंड स्विच, तो ये यहाँ से कनेक्ट होते हैं। सेंड स्विच क्यों क्यों होते हैं, क्योंकि एक स्विच से बहुत सारे कुछ कनेक्शन जाता है। तो अब क्या होता है, इस स्विच से, अब यहाँ पे बहुत सारे पोर्ट होते हैं, ये देखो ये आपको पोर्ट दिख रहे हैं बहुत सारे, तो हर एक पोर्ट से एक सर्वर कनेक्ट हो जाता है ऐसे। तो सभी सर्वर्स को डिस्क मिल जाती है। अब यहां से इसको बोलते हैं पूरे को सैन, ये सैन फैब्रिक बोलते हैं इसको। तो अब हम जो यहाँ पे एडमिनिस्ट्रेटर रहता है इसका इसका एडमिनिस्ट्रेटर, वो क्या करता है, जो एडमिन होता है जो यहाँ बैठ के काम करता है, वो डिसाइड करता है कि कौन से सर्वर को कितना देना है। सपोज इसको हमने 100 टीबी दे दिया, इसको 2 टीबी, इसको 1 टीबी। तो ये यहाँ से डिसाइड करता है। और कनेक्टिविटी कैसी होती है, ये होती है फाइबर केबल के थ्रू, ये फाइबर केबल है, इसको बोलते हैं एफसी, फाइबर केबल। और ये होता है सैन स्विच। तो यहाँ पे ये सैन सैन पोर्ट होते हैं, इसमें ये छोटे छोटे जो पोर्ट दिख रहे हैं आपको, ये सैन पोर्ट है। एक केबल यहाँ लगेगी, जो एफसी केबल होती है वो एक साइड में यहाँ से कनेक्ट होती है, और दूसरे साइड में वो एफसी केबल सर्वर से कनेक्ट होती है। सर्वर सर्वर पे किस कहाँ पे कनेक्ट होती है वो, उसको बोलते हैं HBA, उसको बोलते हैं HBA, होस्ट बस एडेप्टर। तो ये आपको कनेक्टिविटी दिखा रहा हूँ, बहुत सारी डिस्क है यहाँ पे ये, और इसको जो मैनेज करता है एडमिनिस्ट्रेटर, वो डिसाइड करेगा कि इन सर्वर्स को कितना कितना स्पेस देना है। कनेक्टिविटी कैसे होती है, यहाँ से सैन स्विच कनेक्ट होते हैं। स्विच क्यों कनेक्ट करते हैं, क्योंकि हमें बहुत सारे सर्वर्स को कनेक्ट करना होता है, और यहाँ पे बहुत सारे पोर्ट होते हैं, ये वाले पोर्ट। दो सैन पोर्ट क्यों लगाते हैं? 2 सैन स्विच लगाते हैं हम रेडुंडेंसी के लिए, वो बता दूंगा आगे। तो यहाँ पे बहुत सारे पोर्ट हैं, हर एक पोर्ट से एक एक सर्वर कनेक्ट हो गया। तो ये हमारी कनेक्टिविटी हो गई। और जो ये वाली केबल है इसको बोलते हैं एफसी, ये फाइबर चैनल। तो दोबारा समझ लो शॉर्ट में, ये आपकी डिस्क होती है, इनको मिला के बहुत बड़ा वॉल्यूम बनता है, जैसे आपका 400 टीबी बन गया, टेराबाइट। अब हम इस 400 टीबी को छोटे छोटे साइज में, जितना जिसको चाहिए उतना डिस्क इनको बांटेंगे, ये वाले सर्वर से जो, तो जितना ये डिमांड करेंगे उतना हम यहाँ से उनको दे देंगे। कनेक्टिविटी कैसे होगी, स्टोरेज से स्वैन स्विच कनेक्ट होगा, ये केबल यहाँ से कनेक्ट है, और सैन स्विच से सर्वर कनेक्ट होगा इस केबल के थ्रू। इस केबल को बोलते हैं एफसी, फाइबर चैनल, ये लिखा हुआ फाइबर चैनल। और जिससे ये सर्वर साइड से कनेक्ट होती है उसको बोलते हैं HBA कार्ड, होस्ट बस एडेप्टर। सैन तो मैंने आपको बता दिया क्या होता है, अब एफसी दिखाता हूँ। एफसी क्या होती है, एफसी केबल देखो, ये वाली केबल होती है, ये उसकी बनी होती है, ग्लास की, शीशे की होती है। तो जैसे हमारी नॉर्मल नेटवर्क केबल होती है, उसकी स्पीड कुछ लिमिटेड होती है, 10 10 Gbps मैक्सिमम। तो लेकिन जो ये वाली होती है एफसी फाइबर चैनल, इसकी स्पीड आप यहाँ पे देख सकते हो,
ये 100 Gbps तक जाती है। यानी कि अगर आपके दोनों डिवाइस की कनेक्टिविटी फाइबर चैनल से होती है तो उनकी डेटा ट्रांसफर की जो स्पीड होती है वो 100 Gbps तक भी जा सकती है, यानी कि PS पर सेकेंड। जो आप डेटा डाउनलोड करते हो, अपलोड करते हो या कोई एप्लीकेशन एक्सेस करते हो तो उसकी एक स्पीड रहती है अपनी। जैसे अभी आप मोबाइल चलाते हो तो कहते हो नेटवर्क की स्पीड सही नहीं आ रही है, तो स्लो चल रहा है। तो कनेक्टिविटी क्या होती है, अगर उसकी कनेक्टिविटी फाइबर चैनल से होती है तो फाइबर चैनल की जो स्पीड होती है वो बहुत अच्छी होती है, जो नॉर्मल आपकी नेटवर्क केबल होती है उसके उसके कंपैरिजन में। तो आप ये दोनों पढ़ लेना। जो आपकी नॉर्मल केबल है कैट 5 जो है, जो आपकी कैट 5 है, कैट का लैन होती है, लैन की हाँ लैन केबल जो होती है, और RJ45 भी होती है, वो भी सेम होती है। नहीं RJ45 वो होती है जो टेलीफोन वाली होती है। ये वो भी तो लैन जैसी होती है ना। डिफरेंट तो आप पढ़ लेना डिफरेंस जो कैट 5 में और जो आपकी फाइबर चैनल होती है। देखो कैट 5 आपकी नॉर्मल होती है जिसकी स्पीड, इसकी स्पीड मेरे ख्याल से 1 Gbps तक जाती है मैक्सिमम जो, लेकिन जो आपकी ये वाली है इसकी 100 तक जाती है। मुझे एग्जैक्ट नहीं पता, लेकिन आप देख लेना, पढ़ लेना। कैट 5 होती है जो नॉर्मल केबल होती है। जो FC होती है फाइबर चैनल केबल, उसकी स्पीड बहुत अच्छी होती है और उसकी उसकी डिस्टेंस भी ज्यादा दूर तक कवर करती है वो। तो जहाँ पे हाई स्पीड की जरूरत पड़ती है वहां पे हम फाइबर यूज करते हैं। तो जो स्टोरेज का काम है, स्टोरेज के काम में हमेशा हम जो ये हार्ड डिस्क जो कनेक्ट होती है ये सारी फाइबर से कनेक्ट होती है। तो सर्वर एंड पे जैसे जैसे नेटवर्क को कनेक्ट करने के लिए हम यूज करते हैं निक कार्ड, NIC निक कार्ड। उसी तरह से सैन से कनेक्टिविटी के लिए हम क्या करते हैं, HBA, उसको बोलते हैं हम HBA। होस्ट बस एडेप्टर। तो ये एक HBA ऐसा ही कार्ड होता है जैसे लैन कार्ड होता है। अंतर ये होता है इसमें नेटवर्क लगता है, नेटवर्क इंटरफेस कार्ड है ये, और इसमें होस्ट बस एडेप्टर है। तो इसमें फाइबर चैनल जो केबल है FC केबल कनेक्ट होती है और दूसरी साइड वो केबल कनेक्ट होती है स्टोरेज से। तो हम क्लस्टर बता रहे थे, तो ये आपको बीच में बताना जरूरी था। तो जो ये डिस्क है यहाँ पे, ये डिस्क इस सर्वर पे लोकल नहीं है। लोकल मतलब लोकल डिस्क वो होती है जो सर्वर की अपनी डिस्क होती है, जैसे हमने अभी दिखाई थी सी। लेकिन ये डिस्क होगी स्टोरेज डिस्क कही जाएगी, इसको नेटवर्क डिस्क बोलेंगे क्योंकि ये सर्वर की अपनी नहीं है, ये और कहीं से आ रही है केबल के थ्रू। जो ये केबल लगी हुई है HBA FC केबल, इसके थ्रू। तो ये ध्यान रखना। तो उसको सैन डिस्क बोलते हैं, सैन डिस्क। अब अब हम क्लस्टर अब हम क्लस्टर इसलिए समझाए इसको कि ये सिस्टम का अपनी डिस्क नहीं है। इसमें कभी प्रॉब्लम हो सकती है, पावर में कभी प्रॉब्लम हो सकती है, निक कार्ड में कभी प्रॉब्लम हो सकती है। तो ये सिर्फ समझाने के लिए आपको बताया था मैंने। तो देखो इस पे आपकी ये सब वेबसाइट चल रही है google.com। अब क्या होता है, अब आपके पास एक ही सर्वर है ये। अगर इस सर्वर का लैन केबल खराब हो जाता है, या तो केबल खराब हो जाए, जो ये केबल कनेक्ट है यहाँ से या तो ये केबल खराब हो जाए, या ये निक कार्ड खराब हो जाए, या फिर ये मदरबोर्ड ही खराब हो जाए यहाँ से, इसका ये पार्ट सर्वर के अंदर से, या फिर जहां से स्विच से कनेक्ट है ये नेटवर्क केबल,
वो खराब हो जाए तो आपका सर्वर डाउन हो जाएगा, क्योंकि नेटवर्क कनेक्टिविटी इसकी खत्म हो जाएगी। या फिर पावर, यहाँ से प्लग जल जाए पावर का, ये जो केबल से कनेक्ट है वो केबल खराब हो जाए, ये जो सॉकेट लगा सर्वर के पीछे जिसमें पावर होती है वो खराब हो जाए, तो भी आपका सर्वर डाउन हो जाएगा। या फिर हार्ड डिस्क में जो एचबी कार्ड लगा है यहाँ पे, ये एचबी कार्ड ये खराब हो जाए तो ये हार्ड डिस्क दिखनी बंद हो जाएगी, यहाँ पे हार्ड डिस्क नहीं दिखेगी। ये जो एफसी केबल कनेक्ट है इससे एचबी से, वो भी खराब हो सकती है, तो भी आपका डिस्क, अगर यहाँ से डिस्क डिस्कनेक्ट हो गई तो भी आपका एप्लीकेशन डाउन हो जाएगा। इन तीनों में से एक भी कारण अगर हुआ तो आपका जो ये एप्लीकेशन है google.com, ये पूरा डाउन। तो इस केस में आप क्या करोगे, अगर ये आपका एप्लीकेशन डाउन हो जाता है तो, क्योंकि आपके पास एक ही सर्वर था, उसमें अगर एक भी कोई प्रॉब्लम आ गई, जैसे कि या तो निक कार्ड खराब हो गया, या पावर सप्लाई फेल हो गई, या हार्ड डिस्क डिस्कनेक्ट हो गई, तो आपका पूरा एप्लीकेशन डाउन, और सारे यूजर्स को कुछ नहीं दिखेगा कंप्यूटर पे, क्योंकि डाउन हो गई। जैसे कभी कभी आप वेबसाइट एक्सेस करते हो, कुछ नहीं आता है तो डाउन हो गई। अब इस चीज से बचने के लिए विंडोज में एक फीचर होता है, उसको बोलते हैं फेल ओवर क्लस्टरिंग। अब ये फेल ओवर क्लस्टरिंग क्या करती है, हम क्या करते हैं, इसी की तरह जैसे ये सर्वर हमने यहाँ बनाया था, इसी की तरह हम यहाँ पे एक सर्वर और बना लेते हैं। एक सर्वर यहाँ और बना लेते हैं, और जैसे इसमें कनेक्ट हो रही है सब चीजें, वैसे ही हम इसमें भी कनेक्ट करते हैं। तो जहां से ये आ रहे हैं वहीं से ये आ रहे हैं, जहां से इसका नेटवर्क कार्ड आ रहा है वहीं से इसका भी आ रहा है। पावर भी, नेटवर्क भी और हार्ड डिस्क भी। तो बाई चांस अगर ये खराब हो जाता है तो विंडोज में एक फीचर है, वो क्या करेगा, ये खराब हो जाता है तो ये जो google.com की सारी सर्विसेज है वो ऑटोमेटिक इस पे डाइवर्ट कर देगा। वो सारी सर्विस यहाँ पे आ जाएंगी, ऑटोमेटिक फेल ओवर हो जाएगा, फेल ओवर हो जाएगा ऑटोमेटिक। ये डाउन हुआ तो इस पे आ गई, और बाय चांस अगर इसमें कुछ प्रॉब्लम आती है, इसमें कुछ प्रॉब्लम आती है तो क्या होगा, आपकी सर्विसेज यहाँ पे अप हो जाएंगी, इस वाले पे। दोनों में से एक चलता रहेगा तो आपकी सर्विस चलती रहेंगी। बाकी यूजर्स को थोड़ी देर के लिए सर्विस डाउन होगी, इतनी देर के लिए होगी बस जितनी देर में सर्विस यहाँ से यहाँ मूव होगी, या फिर यहाँ से यहाँ मूव होगी। हो सकता है वो 1 मिनट हो, 2 मिनट हो, 5 मिनट हो, लेकिन ऑटोमेटिक हो जाएगा सब कुछ। उसको बोलते हैं फेल ओवर क्लस्टरिंग, ये विंडोज का फीचर है। तो इसमें अभी हमारे पास दो नोड है, इनको बोलते हैं हम नोड, इनको बोलते हैं हम नोड। ये क्या है, नोड 1, और ये क्या है, नोड 2। तो दो सर्वर है, लेकिन जब क्लस्टरिंग करते हैं तो इनको नोड से बोलते हैं हम, नोड 1 नोड 2। तो ये आपकी नोड 1 और नोड 2। तो दोनों नोड में से कोई एक ना एक आपकी अप एंड रनिंग रहेगी, तो आपकी सारी सर्विस चलती रहेंगी। तो इसके लिए क्या है, क्लस्टरिंग के लिए आपके पास क्या क्या होना चाहिए। हेलो हेलो, हेलो
भैया कभी ऐसा भी होता है कि दोनों ही बंद हो जाए? किस्मत ही खराब होगी तो दोनों ही बंद हो जाएंगे, होता है ऐसा भी। तो इसलिए क्या है, तो अभी लोग क्या है, जिनको लगता है कि उनकी एप्लीकेशन ज्यादा क्रिटिकल नहीं है तो वो 2 ही नोड रखते हैं। तो आप कितनी भी नोड रख सकते हो। तो वो डिपेंड करता है कि आप कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम यूज कर रहे हो। अब जैसे विंडोज 2012 है, तो विंडोज 2012 की अपनी लिमिटेशंस है कि आप विंडोज 2012 में कितने मैक्सिमम नोड रख सकते हो क्लस्टर में। तो ये सब इंफॉर्मेशन आपको कहां से मिलेगी? नेट से। विंडोज सर्वर 2012 मैक्सिमम क्लस्टर नोड्स 64 नोड्स। तो विंडोज 2000 में आप मैक्सिमम क्लस्टर, एक क्लस्टर जब बनाते हो तो उसमें 64 नोड रख सकते हो मैक्सिमम। और अगर आप इसी को आप अगर 2016 कर दोगे तो शायद बढ़ जाएगा। उसमें वर्चुअल मशीन बढ़ गई है, नोट्स है ना। हाँ, इसमें 2016 में भी सेम नोड्स है 64, उसके बाद 2019 भी आया है। अच्छा, इसमें भी 20, इसमें भी 6 इतना ही है। ठीक है, तो इसमें जब आप ज्यादा पढ़ोगे तो समझ में आ जाएगा। तो ये होती है क्लस्टरिंग, कि दोनों डाउन हो गई तो दोनों डाउन हो गई तो डाउन हो जाएगा। लेकिन जो बड़ी बड़ी कंपनी होती हैं, उनको अगर लगता है कि जो एप्लीकेशन है वो बहुत क्रिटिकल है, तो वो 4 नोड भी रखती हैं, 8 भी रखती हैं, 16 भी रखती हैं, 32 भी रखती हैं। जितना कोई पैसा लगाएगा ज्यादा, उतना ही नोड ज्यादा रख सकता है। क्योंकि फालतू नोड रखने का मतलब है एक्स्ट्रा रिसोर्स रखना। क्योंकि जो काम इस पे हो रहा है उसके लिए आपको एक सर्वर और एक्स्ट्रा रखना पड़ रहा है, अगर कल को कुछ हो जाए तो आप ज्यादा भी नोड रख सकते हो। तो ये डिपेंड करता है कि आपका एप्लीकेशन कितना क्रिटिकल है और कंपनी कितना पैसा खर्च करना चाहती है, तो आप उतने ही नोड रख सकते हो। तो इसके लिए आप चाहे चाहो इसको नोट कर लो। अगर जो बंदे नोट नहीं कर रहे हैं ना, क्या क्या पढ़ा रहा हूं मैं, उनको क्या पढ़ना बाद में, ये समझ लेना वो अपना टाइम वेस्ट कर रहे हैं। तो देखो, क्लस्टरिंग के लिए क्या क्या चाहिए आपको? विंडोज ओएस चाहिए, शेयर डिस्क होनी चाहिए, हाँ, नेटवर्क कनेक्टिविटी होनी चाहिए, वर्चुअल नेटवर्क नेम चाहिए, वर्चुअल नेटवर्क नेम बता दूंगा मैं। और एक आपको चाहिए टू निक विद स्टैटिक आईपी पर नोड। हर एक नोड पे दो लैन कार्ड चाहिए आपको। तो आपको ये सारी चीज चाहिए क्लस्टर बनाने के लिए। सर्वर फैमिली का ओएस होना चाहिए, ये वो तो हमारे पास है ही, सर्वर 2003। शेयर डिस्क होनी चाहिए। शेयर डिस्क क्या होती है, जैसे अभी अभी हमने एक डिस्क ली थी स्टोरेज से, लोकल डिस्क नहीं चलेगी। क्योंकि लोकल डिस्क इसलिए नहीं चलेगी, क्यों नहीं करेगी लोकल डिस्क काम? तो यहाँ पे आपकी डिस्क होगी, यहाँ पे आपका स्टोरेज होगा। ये आपका स्टोरेज होगा। और जितनी भी नोड है, अब मैं दो नोड का एग्जांपल ले रहा हूं, तो हर एक नोड आपकी जो डिस्क है यहां से कनेक्ट होगी वो। तो अब बेशक ये डाउन हो जाए या ये डाउन हो जाए, इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि जो आपकी हार्ड डिस्क है
वो आपकी हार्ड डिस्क कहाँ रखी हुई है, यहाँ पे। और आपकी जो हार्ड डिस्क में डेटा है सारा वो सैन पे रखा है, और उस सैन को दोनों सर्वर एक्सेस कर रहे हैं। और अगर बाई चांस आपका ये वाला सर्वर डाउन हो जाता है, ये वाला, तो कोई बात नहीं, ये वाला सर्वर आपकी डिस्क को एक्सेस करके और आपके काम को चलाता रहेगा। और नेटवर्क कनेक्टिविटी होनी चाहिए दोनों दोनों नोड की, तभी वो एक दूसरे नेटवर्क में आएंगे। और डीएनएस नेम होना चाहिए, यानी कि उनकी डीएनएस में एंट्री होना चाहिए, और डीएनएस का आईपी भी असाइन होना चाहिए दोनों नोड पे। और एक हमें वर्चुअल आईपी लेना पड़ता है, वर्चुअल आईपी, यानी कि जैसे कि मेरा ये क्लाइंट है, ये यूजर है यहाँ पे, ये यूजर 1, और ये यूजर 2, यूजर 2। तो जो मेरे यूजर 1 और यूजर 2 जब एक्सेस करेंगे google.com को, तो वो इसके पास, वो ना तो नोड 1 के पास जाएंगे ना नोड 2 के पास जाएंगे, क्योंकि अगर वो नोड 1 के पास जाएंगे और ये डाउन हो गई तो समझेगा कि चल ही नहीं रहा, और अगर ये 2 के पास जाएंगे और वो डाउन हो गई तो सोचेगा चल नहीं रहा। तो इसलिए वो कहाँ जाएंगे, वो जाएंगे क्लस्टर नेम के पास। तो क्लस्टर नेम यहाँ पे आएगा, तो यहाँ पे आएगा एक क्लस्टर नेम। तो यूजर 1 जो है वो मेरा क्लस्टर के पास जाएगा, यूजर 2 भी क्लस्टर के पास जाएगा। अब यूजर को कोई मतलब नहीं है आपका जो google.com है वो इस साइट पे चल रहा है या इस साइट पे चल रहा है, उसको कोई मतलब नहीं है। वो चाहे यहां चले या वो यहां चले, यूजर को कोई मतलब नहीं है। यूजर को इस बात से कोई मतलब नहीं है। यूजर क्या करेगा, वो तो क्लस्टर के पास जाएगा, google.com क्लस्टर के पास। अब ये क्लस्टर की जिम्मेवारी है उसको ये बताना कि फिलहाल आपकी सर्विस जो है वो इस पे चल रही है या इस पे चल रही है। लेकिन ये क्लस्टर हमेशा चलता रहेगा, क्योंकि ये डाउन हो गया तो इस पे चला जाएगा, ये डाउन हो गया तो इस पे चला जाएगा, और ये काम करेगा क्लस्टर नेम। तो हमें ऐसा एक बीच का ऐसा आदमी चाहिए जो दोनों से सर्विस लेके हमें दे, तो उसको बोलेंगे क्लस्टर नेम। तो हमें यहाँ पे जो अभी मैंने ये बताया था, यहाँ पे वर्चुअल आईपी चाहिए हमें। तो हमें एक ऐसा वर्चुअल आईपी चाहिए जो इधर उधर मूव हो सके, यहां से यहां और यहां से यहां। और हर एक सर्वर पे 2 निक कार्ड होने चाहिए, 2 नेटवर्क इंटरफेस कार्ड दोनों नोड पे चाहिए आपको। अब दो दो निक कार्ड, 2 नेटवर्क कार्ड क्यों चाहिए? एक तो होता ही है सब पे नॉर्मली, एक और एडिशनल चाहिए। वो किस लिए चाहिए? क्योंकि क्लस्टर की सर्विस आपस में देखती रहती है कि ये वाला नोड चल रहा है या नहीं चल रहा है, तो उसके लिए उनको एक कार्ड एक्स्ट्रा चाहिए जिससे क्लस्टर आपस में बात करेगा, क्लस्टर की सारी नोड जिस पे बात करेंगी, उसलिए उनको, इसके लिए उनको एक एक्स्ट्रा निक कार्ड चाहिए जिससे कि क्लस्टर की नोड आपस में बातचीत कर सके। एक एक निक कार्ड तो होता ही है, एक एक एक्स्ट्रा और लगेगा। तो ये सारी रिक्वायरमेंट्स हैं क्लस्टर इंस्टॉल करने के लिए। बाकी अगर आप गूगल पे भी जाओगे, हाउ टू कॉन्फ़िगर क्लस्टर, वो बहुत आराम से आपको स्टेप बाय स्टेप वीडियो में बताएगा। क्लस्टर में कुछ समझ आया? क्या चीज? वॉइस नहीं आ रही थी। ये यूजर 1 और 2 बता दो दोबारा। यूजर वन नोड 1 के पास नहीं जाएगा ना नोड 2 के पास जाएगा। यूजर 1 जाएगा क्लस्टर, क्योंकि अगर यूजर google.com वेबसाइट एक्सेस करेगा यूजर, तो वो 1 के पास जाएगा, 1 डाउन होगा तो साइट नहीं चलेगी, 2 के पास जाएगा, 2 डाउन होगा साइट नहीं चलेगी, तो वो जाएगा सीधा क्लस्टर के पास।
वो यूजर सीधा जाएगा क्लस्टर के पास, ये, क्योंकि ये क्लस्टर नेम जो है ये ये अप होगा तो इस पे चला जाएगा, ये अप होगा इस पे चला जाएगा, तो सारी सर्विस क्लस्टर बताएगा कहाँ चल रही है, क्लस्टर नेम। और वो क्लस्टर नेम है होगा हमारा ये वर्चुअल नेम जो है, ये हम क्रिएट करेंगे। तो ये हम क्रिएट करेंगे। तो जब क्रिएट करेंगे अभी हमें बताऊंगा आपको कैसे कैसे क्रिएट करेंगे। तो हम क्लस्टर इनका बना लेते हैं, जो हमारे पास दो सर्वर है, ऐप 1 और ऐप 2। तो ऐप 1 को नोड 1 समझ लेते हैं, ऐप 2 को नोड 2 समझ लेते हैं। तो ये हमारा है, ऐप 1 पे लॉगिन करते हैं। सबसे पहले क्या करते हैं हम, सबसे पहले एक एक निक कार्ड ऐड करते हैं दोनों मशीनों में। ऐप 1 और ऐप 2 में, पहले ऐप 1 में करते हैं। अब हम ऐप 2 में करते हैं। तो हमने एक एक नेटवर्क कार्ड ऐड कर लिया है। पहले ऐप 1 देखते हैं, नेटवर्क्स को देखते हैं जाके। देखो 2 आ गए हैं। अभी हम ये देखते हैं कि हमारा आईपी कौन सा है जो अभी हमारा पिंग हो रहा था। तो हमने ऑटोमेटिक नहीं लिया था, इसका मतलब ये हमारा, तो इसको हम रीनेम कर देते हैं। तो जो दूसरा निक कार्ड हम डालेंगे उसको बोलेंगे हम हार्ट बीट, और जो पहला था हमारा उसको बोलते हैं हम नॉर्मली प्रॉड, क्योंकि उस पे हमारा प्रोडक्शन का सारा काम चल रहा है। लेकिन जो दूसरा निक कार्ड जोड़ते हैं हम उसको बोलते हैं हार्ट बीट, जो कि हमें क्लस्टरिंग के लिए जिसकी हमें जरूरत पड़ेगी। तो ऐसे ही हम दूसरे पे जाते हैं।
तो यही होगा क्योंकि ये DHCP से ले रहा बाय डिफॉल्ट, जबकि DHCP हमने किया नहीं है क्योंकि हमने हमेशा से स्टैटिक आईपी डाला है। अच्छा नहीं, ये हमने DHCP की प्रैक्टिस करी थी ना तो उसमें लिया था। चलो कोई बात नहीं, मैं DHCP में जाके देखता हूँ कि कौन कौन सी का क्या क्या आईपी है। नहीं तो मैं यहाँ से भी चेक कर सकता हूँ। कैसे चेक करूंगा? ये आईपी वर्जन 6 को पिंग कर रहा है। मैं क्या करता हूँ, आईपी वर्जन 6 को डिसेबल कर देता हूँ। टू का 73 था हमारा, 1 का मैं यहाँ से चेक कर लेता हूँ। वन का 71 था और इसका 73, 71 72 था शायद। चलो मैं इनको स्टैटिक कर देता हूँ। क्योंकि मुझे स्टैटिक करना ही पड़ेगा। अच्छा मैं डीएनएस में जाकर देख लेता हूँ, कंफर्म कर लेता हूँ क्या आईपी दिया था मैंने। एक का 161 है, टू हंड्रेड है, एक का 161 है, 200 और 161। ऐप का 200 है। तो हम क्या करते हैं, इसका 200 देते हैं। डीएनएस हमारा वही रहेगा। डीएनएस का आईपी क्या है? 111। मैंने इसका 200 दे दिया। F01 का, F02 का 161 है, तो मैं इसका 161 ही फिक्स कर देता हूँ।
इसका मैं 201 कर लेता हूँ। अब क्या करना है, अब हमें दूसरे जो निक कार्ड हमने ऐड किया हार्ट बीट के लिए, देखो ये प्रोड वाला तो पहले से ही था, हमने सिर्फ इसका रीनेम कर दिया प्रोड, क्योंकि ये पहले से प्रोडक्शन के लिए यूज हो रहा था, मतलब मेन मेन कार्ड था हमारा ये, इसलिए हमने इसको प्रोड का नाम दे दिया। ये जो हमने हार्ट बीट के लिए ऐड किया है नेटवर्क, उसके लिए क्लस्टर के लिए, उसको हमने हार्ट बीट कर दिया, क्योंकि क्लस्टरिंग करने के लिए एक हार्ट बीट आईपी की जरूरत पड़ती है, और ये हार्ट बीट आईपी रहता है जो क्लस्टर एक दूसरे से बात करती है, नोड्स, क्लस्टर कम्युनिकेशन के लिए। तो इसका आईपी हम अब देखते हैं, हमने इसको क्या क्या आईपी देते हैं और कैसे कनेक्ट करते हैं। इसमें से हमें देखना है, ये VMware के हैं, तो हमने हमने इनमें से कोई स्विच, एक स्विच यूज करना है। तो VM नेट का स्विच 1 इनेबल है, तो हम क्या करते हैं, इस पे आईपी दे देते हैं, क्योंकि हमें आईपी चाहिए दूसरे उसका सबनेट का। तो मैं इस पे 20.0.0.1 का दे देता हूँ, इसमें गेटवे की जरूरत नहीं होती और डीएनएस की जरूरत भी नहीं होती। 20.0.0.1, और जो मैंने नोड बनाई है अपनी दो, उस पे क्या करता हूँ, जो मेरे हार्ट बीट के आईपी हैं, ये मेरा F1 है, तो इस पे मैं आईपी दे देता हूँ 20.0.2। ऐसे इस पे दे देता हूँ 3। 20.0.0.3। अब इनको मुझे उसी नेटवर्क से कनेक्ट करना पड़ेगा जो मैंने यहाँ पे दिया है आईपी, देखो VMNet 1, तो मुझे इनको कनेक्ट करना पड़ेगा VMNet 1 से, इसकी सेटिंग में जाके। तो ये था मेरा, ये रहा VMNet 1।
ऐसे इसको मुझे इसको भी VMNet 1 से ही कनेक्ट करना पड़ेगा। अब मैं यहाँ से पिंग करके देखूंगा 20.0.0.2 पिंग हो रहा है मेरा, और मैं 3 को करूंगा 3 भी हो रहा है, और मैं अगर 1 को करूंगा तो 1 भी हो रहा है। नहीं, 1 नहीं हो रहा। 20.0.0.1 कोई बात नहीं, अगर मेरा 1 पिंग नहीं हो रहा क्योंकि मैंने डिफॉल्ट गेटवे नहीं दिया है, तो मैंने स्विच से डायरेक्ट कनेक्ट कर दिया। मैंने ये वाला स्विच यूज किया। देखो, जब इंस्टॉल करते हो VMware, तो यहाँ आपके बहुत सारे स्विच आ जाते हैं, स्विचेस यहाँ पे। तो ये देखो लिखा हुआ VMware वर्चुअल इथरनेट एडेप्टर, तो मैंने इसको यूज कर लिया 1 को, इसको, और इस पे मैंने IP दे दिया है 20.0.0.1, और जो मेरी मशीन है उसको IP दे दिया 2 और 3। जैसे इसको मैंने 2 दे दिया है, इसको 3 दे दिया, और 1 को मैंने 2 दे दिया है। ये देखो, तो मेरा हार्ट बीट पिंग हो रहा है आपस में, और मेरा प्रोडक्शन भी पिंग हो रहा है। तो अब मैं क्लस्टर सर्विस इंस्टॉल कर सकता हूँ। तो क्लस्टर सर्विस कैसे इंस्टॉल करते हैं बताता हूँ। तो जो मैंने आपको बताया था कि आपको एक नेटवर्क नेम भी चाहिए, ये वाला नेटवर्क नेम, ये वाला वर्चुअल IP। तो अब आपको एक वर्चुअल नेम बनाना पड़ेगा। वर्चुअल मींस जो एक्चुअल में है नहीं, वो वर्चुअल है लेकिन आपको चाहिए वो। तो उसके लिए आपको DNS में एंट्री क्रिएट करनी पड़ेगी। तो ये मेरा DNS है यहाँ पे। तो मैं यहाँ पे क्या करूंगा, DNS में एंट्री क्रिएट कर दूंगा यहाँ पे। तो कोई भी नाम दे दूंगा मैं, जैसे HCL CU फॉर क्लस्टर, HCL ऐप CU क्लस्टर 01। तो मैंने नाम दे दिया HCL ऐप, ये नाम दे दिया मैंने HCL ऐप CU01 क्लस्टर 1। IP एड्रेस IP एड्रेस रहेगा उसका उसी नेटवर्क का, जिस नेटवर्क में मैंने दोनों कंप्यूटर है उसका क्या नेटवर्क है, 192.168.1। तो यहाँ पे मैं दे दूंगा कोई भी IP जो फ्री हो, 192.168.1 इसका मैं देता हूँ 250। तो अब अगर मैं अपने किसी नोड से पिंग करूंगा, मैंने क्या किया था, अभी क्लस्टर नेम क्या डाला था, पिंग HCL ऐप CU01। देखो 250 IP तो दिखा रहा है लेकिन पिंग नहीं हो रहा है, क्योंकि अभी तक मेरी क्लस्टर सर्विस इंस्टॉल नहीं हुई है। ठीक है, तो अब हम क्लस्टर सर्विस इंस्टॉल करते हैं। तो सर्वर मैनेजर पे जाएंगे, ऐड रोल फीचर, नेक्स्ट नेक्स्ट नेक्स्ट,
नेक्स्ट फेल ओवर क्लस्टरिंग, तो कह रहा है फेल ओवर क्लस्टरिंग सा ये सारी चीजें डालनी पड़ेंगी, तो मैंने बोल दिया ऐड फीचर। नेक्स्ट, अपने आप रिस्टार्ट हो जाए जरूरत पड़े तो। ओके, इंस्टॉल। देखो इसका प्रैक्टिस करना पड़ेगा, पढ़ना पड़ेगा गूगल से कैसे इंस्टॉल करते हैं, किस किस चीज की जरूरत होती है, लेकिन थोड़ी मेहनत करोगे आ जाएगा। तो मैंने हर एक कंप्यूटर दो नोड का क्लस्टर बनाया मैंने, दोनों नोड में दो दो निक कार्ड लगाए हैं। और दोनों पे निक कार्ड लगाने के बाद पिंग करके देख लिए मैंने। दूसरा निक कार्ड जो लगाया था वो हार्टबीट का आईपी था, दोनों को हार्टबीट का आईपी दे दिया। सारे आईपी स्टैटिक होने चाहिए। एक वर्चुअल वर्चुअल नेम मैंने क्रिएट कर लिया डीएनएस में, उसको आईपी दे दिया जो कि 250 है, और उसको पिंग करके देख लिया। वो रिजॉल्व हो रहा है लेकिन पिंग नहीं हो रहा, तो वो रिजॉल्व भी हो जाएगा जैसे ही मेरी क्लस्टर सर्विस इंस्टॉल होगी। किसी को कोई क्वेश्चन आ रहा दिमाग में? भैया ये जो क्लस्टर इंस्टॉल सर्विस इंस्टॉल कर रहे हैं ये नोड पे कर रहे हैं हम, ये HCL ऐप 01 पे कर रहे हैं? हाँ, तो एक नोड पे हमको, अच्छा एक नोड पे करना होगा या दोनों नोड पे करनी होगी सर्विस? पहले एक पे करोगे फिर दूसरे नोड को ऐड करोगे क्लस्टर में। अच्छा ठीक है। अच्छा, VMware वर्कस्टेशन 15 में फीचर है, हम शेयर डिस्क ऐड कर सकते हैं, तो इसका मैं बताऊंगा कैसे कैसे करते हैं। ये कंप्लीट हो गया है हमारी क्लस्टर। तो देखते हैं अब है इसमें, जब इंस्टॉलेशन हो जाती है तो आप इसमें फिर क्लस्टर के नाम से चेक ढूंढना, तो एक ऑप्शन आ जाएगा फेल ओवर क्लस्टर मैनेजर अपने आप, तो आप उस पे जाना। तो यहाँ पे आपको ये फेल ओवर क्लस्टर मैनेजर दिख जाएगा। इसमें आपको क्लस्टर क्रिएट करना पड़ेगा और उसमें नोड ऐड करनी पड़ेगी। तो नोड कैसे ऐड करोगे? आप यहां से करोगे क्रिएट क्लस्टर, तो नेक्स्ट करोगे तो ये पूछेगा एंटर सर्वर नेम, ऐड द नेम ऑफ ऑल सर्वर दैट यू वांट टू हैव इन द क्लस्टर, यू मस्ट ऐड एट लीस्ट वन सर्वर। तो आपको उस नोड का नाम डालना, उस कंप्यूटर का नाम। तो मैंने 01 डाला, आ गया। अब मैं 02 डालूंगा, अब कह रहा है सर्वर HCL app02 HCL.com does not have the failover cluster feature installed। तो क्योंकि हमने 2 पे अभी इंस्टॉल नहीं किया ये वाला फीचर, तो हमें 2 पे भी इंस्टॉल करना पड़ेगा फेल ओवर क्लस्टर फीचर। तो वो कहां से करते हैं? सर्वर मैनेजर, एड रोल फीचर्स, तो यहाँ पे आपको मिलेगा, फीचर में जाओगे, फेल ओवर क्लस्टरिंग, एड फीचर, नेक्स्ट, इंस्टॉल। जैसे ये हो जाएगा यहाँ पे फिर आप इस नोड को ऐड कर सकते हो।
इसको कंप्लीट होने दो, जैसे कंप्लीट होगा तो ऐड करके दिखाता हूँ। अभी ये हमारा कंप्लीट हो गया है इंस्टॉलेशन 100%। क्लोज कर देंगे। अब हम पहली वाली नोड पे जाएंगे जिसपे हम क्लस्टर इंस्टॉल कर रहे थे। तो अब 02 को ऐड करके देखेंगे हम। हो गई है अब 2 भी ऐड, क्योंकि उस पे हमने क्लस्टर सर्विस इंस्टॉल कर दिया है। ये कह रहा है डू यू वांट रन कॉन्फ़िगरेशन वैलिडेशन टेस्ट बिफोर कंटिन्यू। तो ये एक वैलिडेशन टेस्ट करेगा कि जो जो चीज जरूरी है वो सब है या नहीं। तो ये हम चला देते हैं टेस्ट। ओके, सारे टेस्ट करेगा ये। तो जो अगर जरूरी टेस्ट वो पास हो जाते हैं तो इंस्टॉल हो जाएगा क्लस्टर। अगर जरूरी टेस्ट ही पास नहीं होंगे तो फिर क्लस्टर इंस्टॉल नहीं होगा हमारा। कह रहा है टेस्टिंग हैज कंप्लीटेड बट वन और मोर टेस्ट इंडिकेट दैट द कॉन्फ़िगरेशन इज नॉट सुटेबल फॉर क्लस्टरिंग। क्योंकि हमारे पास शेयर डिस्क नहीं है अभी। जो जो फेल हुआ है यहाँ पे दिखा देगा। सॉफ्टवेयर अपडेट पूरे नहीं है, मींस पैचिंग लेवल सही नहीं है दोनों का। और यहाँ पे स्टोरेज नहीं है, देखो लिस्ट डिस्क बराबर डिस्क नहीं है दोनों पे। तो ये सारे डिस्क से रिलेटेड है। कोई MPIO सॉफ्टवेयर नहीं डाला, वो MPIO बता दूंगा क्या होता है। तो सारे एरर डिस्क से रिलेटेड है। तो डिस्क का हम देखेंगे बाद में ऐड करके, अगर इसमें फीचर है तो। नहीं तो हमारे पास सेन नहीं है, बाकी बिना डिस्क के जो जितना भी है उतना वहां तक हम कर सकते हैं इसका। तो अब हम क्लस्टर नेम देंगे। हमने उसका IP दिया था 250 और उसका नाम दे देंगे हमने क्या दिया था HCL APP CU01। ये हमें IP देना पड़ेगा उसका वर्चुअल IP, जो कि हमने ऑलरेडी रजिस्टर कर दिया है। ये देखो आपको दिखा देता हूँ DNS में। वन 161.250 ये हमने ऑलरेडी ऐड कर दिया है। तो मैं इसको -T से कंटिन्यू पिंग पे लगा देता हूँ। तो जब ये क्लस्टर इंस्टॉलेशन जैसे कंप्लीट होगी ये IP भी पिंग होना शुरू हो जाएगा। नेक्स्ट। और ये AD में जाके एक ऑब्जेक्ट भी क्रिएट कर देगा। अब देखो जैसे ये अप होगा यहाँ पे ये पिंग होना शुरू हो जाएगा।
तो ये इसने बोला है क्लस्टर नेम ये है, नोड नेम दो नोड है P01 एंड P002, आईपी एड्रेस ये है इसका। एड ऑल एलिजिबल स्टोरेज टू द क्लस्टर, तो मुझे अभी स्टोरेज ऐड नहीं करनी है। तो देखो इसको देखो, जैसे होगा ये पिंग होना शुरू हो जाएगा यहाँ पे। इसको मैं यहाँ कर देता हूँ, यहाँ पिंग लगा देता हूँ। हो गया पिंग, तो मेरा क्लस्टर इंस्टॉल हो गया। अब ये वर्चुअल नेम है, 250 नाम की कोई 250 आईपी किसी मशीन का नहीं है, लेकिन क्लस्टर का जो कि मैंने वर्चुअल क्रिएट किया है अभी। तो मैं फिनिश करूंगा, देखो यहाँ पे मेरा क्लस्टर इंस्टॉल हो गया। मेरे क्लस्टर का क्या नाम है, HCL APPCU01, और अभी तक मैंने कोई रोल नहीं इंस्टॉल किया इस पे, यानी कि कौन सी सर्विस चलानी है। अभी मैंने सिर्फ एक क्लस्टर बना के दे दिया है। इसके बाद जिसको अपनी एप्लीकेशन यहाँ पे इंस्टॉल करनी है वो कर सकता है। और नोड कितनी है इसमें, 2 नोड है देखो, PP01 एंड APP02। अब दोनों नोड पे देखो, दोनों नोड के क्या क्या रिसोर्सेज हैं। अप है नोड 1, अप टाइम है, मेमोरी, प्रोसेसर, उसका सारी डिटेल दिखा रहा है। उसके 2 नेटवर्क है, हार्ट बीट और प्रॉड। यहाँ पे क्लिक करोगे तो आईपी भी दिखाएगा उनका, ये देखो। दूसरा का देखोगे, दूसरे का भी दिखाएगा आईपी, और ये 2 नेटवर्क कार्ड थे, दोनों अप है, और जो कि दोनों अप होने चाहिए। स्टोरेज मैंने अभी कुछ भी ऐड नहीं किया इसमें, तो स्टोरेज ऐड करेंगे वो भी बताऊंगा। तो ये मेरा एक क्लस्टर बन गया। अब देखो इस क्लस्टर से क्या होगा, मैं क्या करता हूँ, ये मेरा डोमेन कंट्रोलर है, तो यहाँ से मैं इसको पिंग करके देखता हूँ अपने क्लस्टर को। मैंने ये किया था 250 ये वाला। और एक चीज और दिखाता हूँ आपको, जैसे आपका क्लस्टर क्रिएट होगा, आपकी एडी में एक कंप्यूटर ऑब्जेक्ट आ जाएगा। देखो ये जो मैंने क्रिएट किया था वहां पे, तो क्लस्टर बनाया अपने आप, उसका एक ऑब्जेक्ट क्रिएट हो गया इसमें, क्योंकि वो वर्चुअल है और वो भी एक कंप्यूटर की तरह ही उसकी प्रॉपर्टी होती है। मैं ढूंढता हूँ ऑब्जेक्ट को एक बार, यहाँ से कंप्यूटर सिलेक्ट करना पड़ेगा मुझे, HCL APPCU01। तो मैं देखता हूँ ये ऑब्जेक्ट है कहाँ पे, HCL.com, HCL कंप्यूटर, DB सर्वर्स, HCL F01। अच्छा यहाँ पे चला गया ये HCL कंप्यूटर्स, DB सर्वर्स, ये रहा। देखो इसका नाम अपने आप आ गया यहाँ पे, फेल ओवर क्लस्टर वर्चुअल नेटवर्क नेम अकाउंट।
तो जो हमने वर्चुअल क्लस्टर बनाया था उसका ये यहाँ पे उसका अकाउंट क्रिएट हो गया है। तो अब हम क्या करेंगे, इस नाम को पिंग करके देखेंगे। HCL APPCU01 -T, देखो पिंग हो रहा है मेरा क्लस्टर। तो अब हम इसके ऊपर कोई भी सर्विस चलाएंगे तो हमारा काम होता है क्लस्टर का प्लेटफॉर्म तैयार करके देना। तो हमने प्लेटफॉर्म तैयार कर दिया, क्लस्टर सर्विस इंस्टॉल कर दी। अब जिसको अपना एप्लीकेशन डालना वो अपना एप्लीकेशन डाल सकता है। तो हम इसमें डिस्क ऐड कर देंगे और जो बंदा अपना एप्लीकेशन चलाएगा वो अपना एप्लीकेशन चलाएगा और अपने एप्लीकेशन को वो एक्सेस करेगा इस नाम से, HCL के नाम से, HCL APPCU01, क्योंकि ये उसका वर्चुअल नेम है। तो ये नेम हमेशा चलता रहेगा, चाहे एक नोट डाउन हो या कुछ भी हो। अब देखो मैं दिखाता हूँ, एक नोट डाउन होगी तो भी आपका कैसे चलता रहेगा। अब ये आपकी नोड 1 है, तो हम नोड 1 पे जाते हैं और नोड 1 का नेटवर्क है जो वो डिसेबल कर देते हैं। तो पहले मैं दिखाता हूँ कि अभी आपकी चल कहाँ रहा है, सर्विस कहाँ चल रही है। APP01 पे जाके देखो आपकी क्लस्टर सर्विस कहाँ पे चल रही है। तो आपको यहाँ से दिख जाता है कहाँ पे चल रही है आपका और ऑनर कौन है। यहाँ से आप, अब ये 01 पे चल रही है जो हमारी 01 नोड है, तो आप इसको 02 पे मूव कर सकते हो यहाँ से। तो ये 02 पे मूव हो गई है। देखो अभी ये 2 पे चल रही है क्योंकि करंट होस्ट सर्वर 02, ये 02 पे चल रही है। तो अगर हमारा 02 बाई चांस ये है, अगर हम 02 को यहाँ पे निक कार्ड को हम डिसेबल कर देते हैं दोनों का, एग्जाम्पल के लिए बता रहा हूँ। अगर मैंने यहाँ पे नेटवर्क कार्ड डिसेबल कर दिया, यहाँ पे भी और ये भी, अब क्या होगा, ये ऑटोमेटिक सर्विस है जो ये 1 पे आ जाएगी। देखो अभी 2 पे चल रही है, यहाँ पे देखो ये देखो यहाँ पिंग होनी बंद हो गई है क्योंकि मेरा क्लस्टर डाउन हो गया है, एक नोड डाउन है उसकी।
अच्छा, अभी हम क्या करते हैं, इनेबल कर देते हैं, क्योंकि अभी हमने कॉरम इसकी कॉन्फ़िगर नहीं करी है। तो जब हम इसकी कॉरम कॉन्फ़िगर करेंगे, कॉरम बताऊंगा क्या होती है। अब इसको अब दोबारा क्रिएट कनेक्ट करोगे तो दोबारा हो जाएगा कनेक्ट ये, क्योंकि मैंने दूसरे वाला के निक कार्ड अप कर दिए हैं। ये देखो, अभी इसमें थोड़ा और एक्सप्लेन करना है आपको। कॉरम बताऊंगा, ये बताऊंगा कि क्लस्टर चलता कैसे है, कैसे कैसे काम होता है। अभी क्लस्टर अप आएगा, लेकिन रिसोर्स अप नहीं आया मेरा। तो रिसोर्स अप करने के लिए ब्रिंग ऑनलाइन, ये एक रिसोर्स होता है। अब पिंग होना शुरू हो जाएगा। तो अभी इतना कर लेना, बाकी इसमें मैं आपको कॉरम सिखाऊंगा। अभी कॉरम क्या होती है। ऑलरेडी लेट हो गया आज, तो कल मैं आपको कॉरम बताऊंगा। तो कॉरम के साथ ये क्लस्टर का कॉन्सेप्ट बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। बाकी जितना अभी बताया उसको आप रिवाइज कर लेना, इसके बारे में पढ़ लेना। कॉरम क्या होती है, कितने तरह की होती है, क्या काम करती है। एक्चुअली हमें क्लस्टर को चलाने के लिए जितनी टोटल नोड होती हैं उसमें से आधे से एक वोट ज्यादा की जरूरत पड़ती है। तो वो आपको कैसे वोटिंग काउंट करते हैं, कैसे वोट होती है इसमें, तो वो मैं आपको कल बताऊंगा। अगर अभी किसी का कोई क्वेश्चन है तो पूछ सकते हो।